लोग लिख लिए थे? 6 पॉइंट से लिखवाए थे, 6 पॉइंट हो गया था। इसके बाद हम बोले थे कि हाइगेन्स वेव थ्योरी में एक अलग से कट करके क्वेश्चन आएगा, बोलेगा कि हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत का अवलोकन करें या इसके विषय में लिखें। तो द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत क्या है? हाइगेन्स का मानना था कि किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंग के रूप में संचरित हो रही है, तरंग वेव फ्रंट के रूप में आगे बढ़ रहा है। किसके रूप में? वेव फ्रंट बनाते हुए। अच्छा, वेव फ्रंट पर मौजूद जितने भी माध्यम के कण हैं, ऑल पार्टिकल्स बिहेव करेगा एक नया लाइट सोर्स की तरह, और वहां से भी नए नए वेव फ्रंट्स बनेंगे। अब उसके बाह्य बिंदुओं को आप स्पर्श करते हुए एक अगर आप सरफेस लेते हो तो वो सरफेस न्यू वेव फ्रंट का पोजीशन होगा। ठीक है, क्या होगा? न्यू वेव फ्रंट का पोजीशन होगा। मार्क। तो हाइगेन्स के सेकेंडरी वेवलेट्स थ्योरम में आपको ये 2 पॉइंट लिखना चाहिए। पहला ये लिखना, किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगे वेव फ्रंट के रूप में, ब्लैक वाला नहीं है, वेव फ्रंट के रूप में तीव्र गतिमान है। क्या है? तीव्र गतिमान है। पहला पॉइंट लिख लेना। दूसरा पॉइंट लिख लेना, हाइगेन्स के सेकेंडरी वेवलेट्स थ्योरम को लिखने के लिए बोले तब ये 2 पॉइंट अलग से लिखने के लिए हम बता रहे हैं। हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत लिखने के लिए बोले तो 2 पॉइंट आप अलग से लिख लेंगे। पहला पॉइंट के रूप में इसको लिखना, दूसरा पॉइंट के रूप में लिखना तरंगाग्र गाग्र। ऐसे लिखा जाए, तरंगाग्र, ऐसे ना? वेव फ्रंट तरंगाग्र के ऊपर मौजूद माध्यम के प्रत्येक कण एक नवीन सोर्स, नवीन सोर्स माने नया स्रोत, नवीन स्रोत की भांति, स्रोत के समान या भांति भी लिख सकते हो, नवीन स्रोत के समान कार्य करता है और ये स्रोत तरंगाग्र बनाने लगते हैं, तरंगाग्र बनाने लगते हैं। इन तरंगाग्रों के, इन तरंगाग्रों के बाह्य बिंदु को
बाय बिंदु को छू कर जाने वाला, छूकर जाने वाला, छूकर जाने वाला काल्पनिक तल। कैसा तल? काल्पनिक तल द्वितीयक तरंगाग्र, द्वितीयक तरंगाग्र की स्थिति प्रदर्शित करती है। स्थिति द्वितीय तरंगाग्र की स्थिति, यहाँ पर की साइलेंट हो गया, तरंगाग्र की स्थिति प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित ये 2 पॉइंट आपको लिख देना जरूरी चाहिए। और 2 पॉइंट लिखने के बाद एगो डायग्राम या 2 डायग्राम आप लोग इसको बना लो। डायग्राम कौन बनाना है पहले उतार लीजिए, डायग्राम बताते हैं कौन से डायग्राम आपके लिए काम करेगा। ऊपर वाला लाइन उतार लीजिए। देखो मान लीजिए कि ये हमारा सबसे पहला सोर्स है, एक सोर्स है, पॉइंट सोर्स है। यहाँ से वेव से निकले, पहला वेव फ्रंट यहाँ दिखा, ए वाला पॉइंट यहाँ पर 2-3 पॉइंट, यानी बहुत सारे कण होंगे लेकिन हम दिखाएंगे कि वो 2-3, ज्यादा डायग्राम को कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं। अच्छा, इस पर आप उतना ही रेडियस का स्फीयर बनाएंगे जो सीटी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? अच्छा, सीटी क्या है सुनो, आर कितना लेना है? सी इंटू टी, यानी गोला बनाओगे तो रेडियस तो चाहिए ना। तो कौन सा रेडियस का गोला बनाए? किसी को मन होगा कि छोटे को गोला बना देगा, कोई बहुत बड़ा गोला बना सकता है। एक सेंटर से कोई छोटा गोला भी बना सकता है, बड़ा गोला भी बना सकता है। तो कितना रेडियस उसका क्या होना चाहिए? तो रेडियस होना चाहिए सी इंटू टी। सी हो गया प्रकाश की चाल, सी हो गया क्या? प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल, यहाँ से लाइट जिस स्पीड से निकला है यहाँ से भी वही स्पीड से निकलेगा। यानी जितना स्पीड से यहाँ से लाइट प्रोपिगेट कर रहा है, आगे भाग रहा है, उतना ही स्पीड से यहाँ से भी भागेगा। यानी लाइट के स्पीड में तब तक परिवर्तन नहीं आएगा जब तक ये दूसरे मीडियम में नहीं जाता। तो मीडियम अगर यहाँ पर तो चेंज हो नहीं रहा है। तो आर बराबर कितना, आप रेडियस कितना लोगे? सी इंटू टी। प्रकाश की चाल हो गया सी, और टाइम कितना? तो जितना टाइम पर आप वेव फ्रंट देखना चाहें। मान लो कि किसी को मन है कि 0.01 सेकेंड पर हम वेव फ्रंट पता करें कि कहां पर है, या 0.2 सेकेंड पर वेव फ्रंट कहां पर है। तो वेव फ्रंट 2 सेकेंड के बाद कहां गया या 3 सेकेंड के बाद कहां गया, वो निर्धारित टाइम आप इस फॉर्मूले में अप्लाई कर लेंगे। यानी टाइम वो जहां पर आप वेव फ्रंट को देखना चाहते थे। मान लो यहां पर टाइम हमारा 0, क्योंकि जहां से निकला, जहां से प्रारंभ हुआ, उस हिस्से का नाम हम शून्य टाइम से जोड़ते हैं। शून्य टाइम से जुड़ गया तो यहां पर 1 सेकेंड के बाद आया होगा, फिर 1 सेकेंड और आगे बढ़ेंगे तो 2 सेकेंड पर वेव फ्रंट कहां होगा, 3 सेकेंड पर वेव फ्रंट कहां होगा। यानी टाइम टू टाइम आपको वेव फ्रंट की पोजीशन ज्ञात करना होना, तो ये जरूरी पड़ जाता है कि आपके पास कोई फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूला है रेडियस कितना लेना है, सी इंटू टी।
सी इंटू डी रेडियस का आपको एक स्फीयर बनाना है यहाँ पर, उतना ही रेडियस का स्फीयर बनाना है यहाँ पर, उतना ही रेडियस का स्फीयर बनाना है यहीं पर। हर एक पॉइंट पर सेम रेडियस का आपको स्फीयर क्रिएट कर देना। तो आपको सी डी त्रिज्या लेते हुए यहाँ पर आप स्फीयर बनाएंगे। इसकी रेडियस कितनी होगी? सी टी। यहाँ पर स्फीयर बनाएंगे, यहाँ पर रेडियस कितनी होगी? सी टी। यहाँ पर सबका रेडियस कितना होगा? सी टी, सी इंटू टी। अब इसके बाह्य बिंदु को आप टच करा दो एक ऐसे प्लेन से, मान लो इसको एक कागज से इसे साट देवेला है, कागज में प्लेन से ऐसे हम इसको ढक देंगे ऐसे। तो प्लेन जो ढक रहा है इसको, इस सारे पॉइंट को टच करते हुए प्लेन इस पूरे व्यवस्था को ढक दिया। ये जो बना ना, ये आपको सेकेंडरी वेव फ्रंट हो गया। कौन हो गया? सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब इस सेकेंडरी वेव फ्रंट पर भी बहुत सारे कण आएंगे, वहां से भी वेव फ्रंट्स बनेंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पर हमें एक ही डायग्राम दिखाना है, ये वाला। लाइट को ऐसे आप प्रोपगेट करा देना, लाइट चारों तरफ फैलेंगे, इससे कोई दिक्कत। ये डायग्राम आप शो कर देंगे। चाहे तो आप सीधा भी बना सकते हैं, सीधा बनाइएगा, या फिर कैसा बना सकते हैं, कर्व के रूप में। तो ये दो पॉइंट लिखने के बाद आप ये डायग्राम बनाते हैं। सी है प्रकाश की चाल और टी वह टाइम है जहां पर आप वेव फ्रंट को देखना चाहते थे। ठीक है। अब इसमें अलग से अगर दो आ जाए क्वेश्चन, 2 अंक का, कि द्वितीयक तरंग हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत पर नए वेव फ्रंट की पोजीशन कैसे पता लगाओगे? तो आपको लिखना होगा कि वेव फ्रंट पर मौजूद सभी कण माध्यम के कण जो होंगे, वेव फ्रंट पर मौजूद सारे माध्यम के कण क्या बनेंगे? लाइट सोर्स। अब इसे हम केंद्र मानेंगे। क्या मानेंगे? केंद्र। अब इस केंद्र से कितना त्रिज्या लेकर? सी टी त्रिज्या लेकर के, कितना त्रिज्या लेकर के? सी इंटू टी त्रिज्या लेकर के वहां पर स्फीयर क्रिएट करेंगे। स्फीयर क्रिएट करते हुए इसके बाह्य बिंदु को टच कराते हुए एक प्लेन बना लेंगे। वो जो प्लेन होगा वो सेकेंडरी वेव प्लेन फ्रंट का क्या होगा? पोजीशन होगा। चलिए, इसको उतार लो, ये वाला डायग्राम बना लो एगो, और बाकी सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट। हाइगेंस वेव थ्योरी कैन easily describe मतलब आसानी से बता सकता है। हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत है ना, वो आसानी से बता सकता है। क्या क्या बता सकता है? पहला, प्रकाश के सरल रेखीय गमन या सरल रेखीय गति, या प्रकाश के सरल रेखीय गति को बताता है। दूसरा क्या बताता है? कैसे बताया था सरल रेखीय गति? तो स्मॉल वेवलेंथ है, स्मॉल वेवलेंथ की वजह से स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? कल बताए थे ना। दूसरा उसने क्या बताया था? दूसरी क्या सफलता थी? परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या, तथा अपवर्तन की व्याख्या करने में सफल है। परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या किया जा सकता है किसके थ्रू? हाइगेंस वेव थ्योरी के आधार पर। और इसके तुरंत बाद पढ़ने वाले हैं कि हाइगेंस तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या करें। ये भी 5 का इंपॉर्टेंट सवाल आता है। और ये भी इंपॉर्टेंट आता है कि हाइगेंस तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियम की व्याख्या करें। परावर्तन में प्रमाणित करना होता है कि कोण आई बराबर कोण आर। अब अपवर्तन में प्रमाणित करना होता है कि साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू न्यू। ये 2 थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे इसको लिखने के तुरंत बाद।
परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या कर सकता है। यहां पर भी लिख लो गति की व्याख्या। व्याख्या माने समझाया, छूट गया। गति की व्याख्या। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम की गति की क्या करता है? परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या करता है, सरल रेखी गति व्याख्या करता है। और क्या करता है? विवर्तन तथा व्यतिकरण। कौन कौन? विवर्तन तथा व्यतिकरण की व्याख्या। ये सब हाइगेंस के वेव थ्योरी में गुण था। सरल रेखा बता सकता है कि चल रहा है कि लाइट एक सरल रेखीय चलेगा। परावर्तन तथा अपवर्तन डिस्क्राइब कर सकता है और साथ में भी डिस्क्राइब कर सकता है विवर्तन तथा व्यतिकरण। और इसकी असफलता कहाँ हुई? कांट एक्सप्लेन, कांट एक्सप्लेन। कौन सी चीज यह नहीं बता सकता है? पोलराइजेशन। एंड एक चीज और भी नहीं बता सकता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। लाइट इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होगा ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो बता नहीं सकता है। लेकिन एक ही को बात लिखो, एक इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं। कांट एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकता? ये पोलराइजेशन एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पोलराइजेशन को यह एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, यानी ध्रुवण को यह एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। कांट एक्सप्लेन पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को हम क्या कहते हैं? ध्रुवण। क्यों नहीं एक्सप्लेन कर सकता? तो प्रकाश का ध्रुवण जो है ना, ये पोलराइजेशन जो कॉन्सेप्ट है ना, वो केवल और केवल ट्रांसवर्स वेव्स के लिए लागू है, लॉन्गिट्यूडनल के लिए लागू नहीं। अनुप्रस्थ तरंगों में पोलराइजेशन देखा जाता है, अनुदैर्ध्य तरंगों में पोलराइजेशन नहीं देखा जाता। और जो हाइगेंस थे ये इसको अनुदैर्ध्य मान के चलते थे, अनुप्रस्थ नहीं मानते थे। क्या मानते थे? अनुदैर्ध्य। बाद में एक्सपेरिमेंट हुआ तो एक्सपेरिमेंट में प्रमाणित किया गया कि प्रकाश जो है वो अनुदैर्ध्य नहीं अनुप्रस्थ है। बताए थे अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग बताए थे ना। तो इस तरह का तरंग था लाइट। अब ये जो पोलराइजेशन है ना, वो अनुप्रस्थ तरंग का गुण है। अब हाइगेंस इसको क्या मान के चल रहे थे? अनुदैर्ध्य। तो अनुदैर्ध्य के माध्यम से आप अनुप्रस्थ के गुण को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इनकी थोड़ी सी थ्योरी में असफलता आ गई, त्रुटियां आ गया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत कौन कौन से प्रकाशीय घटनाओं का एक्सप्लेनेशन कर सकता है। और ये भी प्रश्न आ सकता है कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कौन सी प्रकाशीय घटना को सफलतापूर्वक व्याख्या नहीं कर पाता है। तो ये वाला लिख लेना ध्रुवण, और बाकी जो 3 पॉइंट है ना वो जरूर लिख लेना। ये है हाइगेंस का वेव थ्योरी। उतारिए फटाफट। चलिए 5 अंक का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, वो लिख लो। क्वेश्चन लिख लो। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या करें। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या करें। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या करें। अब इतना टाइम नहीं, लिखो चाहे छोड़ दो। तो परावर्तन कराने के लिए आपको सबसे पहले एक परावर्तक सतह चाहिए, जहां से लाइट टकरा के लौटने का गुण
प्राप्त कर सके। तो एक आदर्श परावर्तक सतह की कल्पना करो कि मान लो कि मेरे पास एक आदर्श परावर्तक सतह है, यह वाला परावर्तक सतह ऐसे रखा हुआ है, इसका लाइन केवल दिख रहा है। ये परावर्तक सतह अगर कांच का है और नीचे वाला पार्ट अगर सिल्वर कलर से आप लोग रंग दो तो ये बन गया ना मिरर। अच्छा, इस पर हम समानांतर किरणें ला करके टकराते हैं। एक किरण तो समानांतर होने की बात नहीं होगी, कम से कम समानांतर किरण आ रहा है तो दो किरण दिखाना पड़ेगा ना। एक किरण हम लोग दिखाते हैं रे ऑप्टिक्स में, अब कम से कम दो किरण दिखाएंगे किसमें, वेव ऑप्टिक्स में। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर एक किरण आया, इसी के पैरेलल दूसरा किरण आएगा, यहां पर टकराएगा। तो बताइए यहां पर किरणें चल रही इधर, वेव फ्रंट किधर, बता दो। किरणें चली ऐसे, वेव फ्रंट कैसा होगा? तो प्रॉपर्टी याद करो, किरण के पथ पर लंबवत होता है वेव फ्रंट। कौन होता है? किरण के पथ पर लंबवत होता है वेव फ्रंट। तो बताइए ये दोनों किरण है, इसके ऊपर हम अगर ऐसे भी लाइन खींच दें तो ये वेव फ्रंट हो गया। यहां भी ऐसे लाइन खींच दें, वेव फ्रंट हो गया। यहां पर भी एक लाइन खींच दें तो क्या हो जाएगा, वेव फ्रंट। यानी दोनों किरण पर एक ऐसा परपेंडिकुलर प्लेन मानो जो दोनों किरणों के ऊपर क्या है, लंबवत है। तो लो ए वाला जो हमने माना, ब्लू वाला नहीं ब्लैक वाला, ए वाला जो लाइन हमने माना, ए बन गया वेव फ्रंट। क्या बन गया? वेव फ्रंट। अच्छा, ये वेव फ्रंट किसके लिए आपने खींचा है? आने वाले किरण के लिए। ये वेव फ्रंट किसके लिए खींचा है? आने वाले किरण के लिए यह वेव फ्रंट है, इसलिए इसका नाम होगा आपतित वेव फ्रंट, यानी आपतित तरंगाग्र। क्या नाम होगा? अब आपतित तरंगाग्र है, मान लीजिए आपतित तरंगाग्र कितना कोण बना रहा है सरफेस से, कितना कोण पर यह तरंगाग्र आकर हिट किया? आई कोण पर। जितना कोण से तरंगाग्र परावर्तक सतह को हिट किया है वो आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। अच्छा, आपतन यहां पर हुआ है, एक किरण यहां पर टकराए हुए आप देख रहे हो, एक किरण का दूसरा पार्ट यहां दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो इन हिस्से पर आप अपने लिए एक नॉर्मल खींच सकते हो ताकि परावर्तन के बारे में आपको कहे में कोई दिक्कत ना हो। तो एक नॉर्मल हम यहां पर खींच लिए N1, एक दूसरा नॉर्मल यहां पर खींच लिए, ये हो गया कौन सा? N2। तो आपतन दो बिंदुओं पर हुआ है तो परावर्तन भी दो ही बिंदु से होगा। तो यहां से ए परावर्तित हुआ, ऐसे देख रहे हो ना, यहां से ए परावर्तित हुआ ऐसे। ध्यान दिए, ए वाला जो किरणें हैं परावर्तित किरणें हैं, एक किरण पथ है। इन परावर्तित किरणों के लिए वेव फ्रंट खींचिए। तो आप वेव फ्रंट खींचेंगे, जब आपतित हो, परावर्तित हो, किरण हो, उस पर लंबवत कोई भी अगर प्लेन बनाइएगा वेव फ्रंट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? क्योंकि किरण के चलने के पथ पर लंबवत होता है कौन? वेव फ्रंट। ये बताए थे, दो गो टिप्स याद रखिएगा कि किरण हमेशा वेव फ्रंट पर परपेंडिकुलर चलता है, या वेव फ्रंट किरण के पथ पर परपेंडिकुलर होता है। तो ए परावर्तित किरणें, इसके लिए अगर हम वेव फ्रंट खींचे तो ऐसे खींच सकते हैं लंबवत। अब जरा सोचो, ए वाला आपतित, अब इसके लिए जो ब्लैक डायमंड ब्लैक से बनाया ना, ये वाला, ए वाला हो गया आपतित तरंगाग्र। इसका नाम दे देना चाहिए, नाम दे देता हूं ए बी। क्या नाम देता हूं? यानी ए बी हो गया आपतित तरंगाग्र। अब यहां पर नाम देते हैं क्या? सी डी। सी डी हो गया क्या? परावर्तित तरंगाग्र। ए बी कौन? आपतित। सी डी कौन? परावर्तित। आपतित कितना से? आई से। परावर्तित भी कोई एंगल बना रहा है क्या यहां पर? कितना? डायग्राम समझ में आया? डायग्राम ही इसका खेल है।
और डायग्राम अगर क्लियर है तो फिर कोई डाउट नहीं होगा। पहला थीसिस तो एकदम दिमाग में बैठा लो कि किरणों के चलने के लंबवत ही वेव फ्रंट होगा। तो आने वाला किरण, अब इसके लिए एक लंबवत वेव फ्रंट ए बी, ये जाने वाला किरण, इसके लिए एक लंबवत वेव फ्रंट सी डी। ए बी को कहेंगे आपतित तरंगाग्र, सी डी को कहेंगे परावर्तित तरंगाग्र। अच्छा, ये तरंगाग्र कैसा है, समतल है कि स्फेरिकल है कि क्या है, सिलिंड्रिकल? समतल है। समतल क्यों आपने माना? तो किरण पैरेलल दिख रहा है, पैरेलल किरण होगा, गारंटी है। स्रोत कहाँ पर होगा? अनंत होगा। अनंत से आने वाले किरणों के पैरेलल गुण हो जाते हैं, और पैरेलल होने पर वेव फ्रंट प्लेन हो जाते हैं। तो बताइए, एक बात जो है, जैसे परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम, आपतित किरण परावर्तित किरण अवाप्तन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होता है। तो बताओ, आपतित तरंगों के लिए तरंगाग्र समतल, और परावर्तित तरंगों के लिए भी, परावर्तित किरणों के लिए भी तरंगाग्र कैसा? यानी आपतित तरंगाग्र भी समतलीय है और परावर्तित तरंगाग्र भी समतलीय है, यानी ये घटना समतलीय है। अब अभिलंब तो हमने खींचा है, तो हमने तल पर ही खींचा है, तो समतलीय ही खींचा होगा। तो अभिलंब पर तो हमारी अधिकार है, अभिलंब हम बनाते हैं, तो अभिलंब तो बना हुआ है। आपतित तरंगाग्र कैसा है? समतलीय। परावर्तित तरंगाग्र कैसा है? समतलीय। यानी आपतित तरंगाग्र परावर्तित तरंगाग्र दोनों समतलीय होते हैं, यानी आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला तो लाइन आपको लॉजिकली प्रूफ हो रहा है, पहला में कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा लाइन मैथमेटिकल कंडीशन को दिखाई जाती है। तो कंडीशन सुनिए। अब देखो, पहला किरण पहचानो, दूसरा किरण पहचानो। यहाँ टिप्स दे रहे हैं। तरंगाग्र के बीच में हम बताए थे, अगर एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक आपको जाना हो तो क्रॉसपॉन्डिंग बिंदुओं से चलेंगे तो समय क्या होगा? सेम होगा ना। टाइम क्या होगा? सेम। बताएं, याद है? तो बताइए, ये हमारे पास पहला किरण देख रहे हैं ना, ये हमारा दूसरा किरण देख रहे हैं ना। अब बताइए, ये हमारा वेव फ्रंट आपतित, ये वेव फ्रंट परावर्तित। तो वेव फ्रंट तो भाई लंबवत होता है, यहाँ कितना? 90-90। ये लंबवत है किस पर? इस पर। ये लंबवत है इस पर भी लंबवत है, दोनों पर लंबवत। अच्छा, ये बताइए, अब यहां पर देखिए, ए से डी तक जाने में लगा समय, और कहां से कहां तक? बी से सी तक जाने में लगा समय आपस में क्या होंगे? बराबर। एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने में लगा समय, देख रहे हो ना। एक वेव फ्रंट, ये वाला है वेव फ्रंट, वेव फ्रंट के एक बिंदु से दूसरे वेव फ्रंट के क्रॉसपॉन्डिंग दूसरे बिंदु तक जाने में लगा समय, ये वाला टाइम। दूसरे से चौथे तक, पहला से तीसरा, और कौन सा लिए थे? पहला से तीसरा, दूसरा से चौथा। एक क्रम बनाए थे ना, पिछले क्लास में बताए थे क्रम। तो एकदम आप कैसे याद रखेंगे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में लोग भूल जाता है। हमने जैसे याद रखा तो आपको बता रहे हैं। अप टू डाउन, डाउन टू अप, देख रहे हैं ना। यहां से यहां तक का वेव लेंथ, यहां से यहां तक का टाइम, अब यहां से यहां तक का टाइम क्या होगा? सेम। अच्छा, टाइम सेम है, अभी प्रकाश सब का सब कहाँ चल रहा है? हवा में, तो स्पीड भी सेम है। तो जितना दूरी ये वाला BC, उतना ही दूरी AD। तो यहाँ पर आपके पास कुछ रिजल्ट मिलेंगे। रिजल्ट सुनिए, रिजल्ट मिला मैथमेटिक्स का कि AD, ये वाला, और कौन? BC आपस में क्या है? बराबर है। अब ये बराबर तो है ही, ए वाला और ए वाला बराबर है। क्यों बराबर है? ड्यू टू टाइम एंड स्पीड। हाँ, ड्यू टू टाइम एंड स्पीड, ड्यू टू टाइम एंड स्पीड।
दोनों आपस में क्या है? बी से सी तक जाने में जितना टाइम लगा उतना ही ए से डी तक जाने में लगा टाइम। जितना चाल यहाँ था उतना ही चाल यहाँ था, तो दूरी भी क्या हो गई? इक्वल। अच्छा, ये दोनों बराबर तो हो गए, यह त्रिभुज का एक साइड जैसा भी होगा। चलो अगला देखिए, AC और AC कॉमन है क्या? अरे AC इस ट्रायंगल में भी है। यहाँ पर दो को ट्रायंगल आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दो समकोणिक त्रिभुज दिख रहा है ना? एक समकोणिक त्रिभुज बताइए, ABC। दूसरा समकोणिक त्रिभुज बताइए, ADC। AC दोनों में शामिल है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल कौन सा? ABC एंड ट्रायंगल ADC। आप इसमें AC और AC बराबर देख रहे हैं क्या? तो AC, इसमें आपको पहला चीज क्या मिला? पहला चीज तो मिला कौन कौन? देखो, BC और AD, E वाला और E वाला बराबर है ना यहाँ पर? तो पहला चीज तो यही मिला, AD बराबर BC, यानी दो त्रिभुज के दो साइड आपस में बराबर, एक साइड आपस में मिले, एक ए साइड अब एक ए साइड, आपस में क्या मिले? बराबर मिले। तो बराबर मिले तो इसको हम लोग लिख देंगे साइड। क्या लिख देंगे? साइड इक्वल का होना। अच्छा, 90 के सामने AC कर्ण है, तो इस 90 के सामने भी AC कर्ण है। तो बताइए, AC और AC भी आपस में क्या है? बराबर है, कॉमन भी है और कर्ण भी है। कॉमन तो है ही, साथ में क्या है? हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस माने कर्ण। अब बताइए, एक एंगल 90 यहाँ पर, अब एक एंगल 90 यहाँ पर, यानी कोण B बराबर कोण D बराबर कितना? 90। D हो गया राइट एंगल। पढ़ो तो एक थ्योरी याद आएगा, RHS थ्योरम, 10th क्लास। RHS थ्योरम था ना? RHS थ्योरम के आधार पर ABC और ADC समरूप हो गया। अब समरूप हो गया तब फिर आगे बढ़े मत। क्रॉसपॉन्डिंग साइड देखो, एंगल बराबर। तो बताओ कौन सा क्रॉसपॉन्डिंग साइड? BC और AD बराबर था ना? तो BC के सामने एंगल कितना था? BC पर हाथ रखो और मोड़ते हुए एंगल पर चले जाओ, कितना है? तो यहाँ एंगल कितना है? I। अच्छा, इसको बताओ, AD पर हाथ रखो, ऐसे घूमते हुए चले जाओ, कितना एंगल है यार? यानी जब AD और BC बराबर है, ये वाला बनाने वाला कौन? I, आई वाला कौन बनाने वाला कौन? R। आपस में क्या हो जाएंगे? तो कौन I बराबर कौन? प्रूफ हो रहा है कि नहीं? यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या करना बेहद 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 आसान है। अब पता नहीं लोगों को क्यों टफ लगता है, हमको तो ना लगा, आपको लगा? क्या करना है? आने के लिए दो किरण इसमें खींचना। दो किरण इसलिए खींचना ताकि ये बता सको कि किरण कहाँ से आ रहे होंगे। अगर अनंत से आएंगे तो पैरेलल लाइन, अनंत स्रोत पर दिखाना है तो पैरेलल लाइन के लिए दो किरण हमने ड्रॉ कर लिया। किरण जैसे चलेंगे उस पर एक लंब खींचेंगे तो तरंगाग्र परावर्तित होगा, तो उस पर लंब खींचेंगे तो तरंगाग्र। आने वाले के लिए तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र, जाने के लिए परावर्तित तरंगाग्र। सरफेस से कितना पे हिट किया? I पर। और कितना से रिफ्लेक्ट किया? कौन कौन आपतित और परावर्तित, ये जिक्र करना होगा ना। AB कौन सा होगा? आपतित। क्या? किरण की तरंगाग्र। हाँ, आपतित तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र। और कौन? AD ना? AD बोलिए, AD BC। AB आने वाला पर A लंब, जाने वाला पर A लंब, बोलिए DC। परावर्तित तरंगाग्र। तो आप यहाँ पर ये लिख देंगे। अब यहाँ तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, अतः ट्रायंगल कौन सा?
ए बी सी समरूप हो गया ट्रायंगल ए डी सी, इसलिए कोण आई और कोण आर आपस में क्या हो गया, या आई बराबर आर। कोण सिंबल ना भी देंगे तो चलेगा, कि विशेष कोण के लिए उसकी सिंबल की जरूरत नहीं पड़ती।